हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की हमारी जो ये फ्रांसीसी क्रांति है उसे हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का, आपकी हिस्ट्री की बुक का। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री हर किसी एग्ज़ाम में आती है। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक से मैंने नोट्स तैयार करे हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ और बहुत अच्छी तरीके से हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की बात की जाए तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों शुरू हुई थी, क्या कारण थे इसके पीछे, क्या रीज़न थे और कब शुरू हुई थी। तो फ्रांसीसी जो क्रांति है, अगर हम देखें विश्व इतिहास की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो मानी जाती है। उसके पीछे रीज़न कुछ ये भी है कि इससे हमें बहुत सारे जो सिद्धांत है, बहुत सारी विचारधाराएँ वगैरह वो हमें प्राप्त हुई हैं, वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 1789 की जो ये ईस्वी थी, इसमें जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये जो क्रांति थी ये क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि ये जो फ्रांस था, उस समय का जो फ्रांस था, उस समय क्या था, जो समानतावादी है, ठीक है, सामंतवादी है, विशेषाधिकार वगैरह हैं, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें जो हैं, भ्रष्टाचार हो गया, ठीक है, ख़राब नौकरशाही हो गई, निरंकुश शासन हो गया, अयोग्य राजतंत्र हो गया, ये सारी चीज़ें जो है जो थी उस टाइम पर विद्यमान थी। और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोई भी अगर किसी के ऊपर किसी भी तरीके से अपना गुलाम बनाता है, कुछ भी चीज़ थोपता है, तो वो एक लंबे समय तक जो है, अगर वह ऐसी चीज़ हो रही है किसी के ऊपर, तो एक टाइम लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद जो है कोई भी जो व्यक्ति वो आवाज़ उठाएगा। कुछ इसी तरीके से जो है फ्रांस में हुआ। फ्रांस में असमानता थी, इनइक्वालिटी थी, ठीक है, हम देखें किस तरीके से इनइक्वालिटी थी। और जो सामंतवाद है ये भी था उस टाइम पर, विशेषाधिकार भी था। वर्गीय विशेषाधिकार का मतलब है कि फ्रांस में 3 वर्ग बटे हुए थे, आपने सुना होगा 3 एस्टेट। तो ये 3 वर्ग जो थे उसमें क्या था, जो ये ऊपर के जो 2 वर्ग होते थे, इन दोनों वर्गों को क्या था, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। और ये ना तो कभी टैक्स देते थे, ना कभी जो कर वगैरह वो चुकाते थे। परंतु जो ये तीसरा वर्ग था ये क्या करता था, इसे टैक्स देना पड़ता था, साथ ही साथ जो है इसे इन दोनों की गुलामी भी करनी पड़ती थी। तो ये जो तीसरा वर्ग है यही क्या करता है, यही फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करता है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वर्ग है उसी सब कुछ जो है झेलना पड़ रहा था। अब वही क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा। किस तरीके से उठाएगा वो सब हमें देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ राजतंत्र जो है उस टाइम पर था, यानी कि राजा का शासन था, और राजा अपने आप को देवतुल्य बताता था। देवतुल्य का मतलब है कि जो देवता है, जो ईश्वर है, उसी ने क्या है इस धरती पर उस राजा को भेजा है, किसके लिए, राज करने के लिए। और कोई भी उसे जो है उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है, ऐसा सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर। इसके साथ साथ भ्रष्ट नौकरशाही थी। भ्रष्ट नौकरशाही का मतलब है कि जो कामकाज था, जो शासन व्यवस्था थी, वो भ्रष्टाचार उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। हर कोई अपना फ़ायदा देखता था। और इस पे पिसता कौन था, जो थर्ड वाला जो एस्टेट था वही पिसता था, ये जो तृतीय वर्ग था यही पिसता था, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे जो ये फ्रांसीसी क्रांति है इसके कुछ कारण रहे, और वो कौन कौन से कारण रहे हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की बात करेंगे। इसमें राजनीतिक कारण में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लुई 14वां है उसका जो शासनकाल है, उसके दौरान लुई 14वें ने, हम 14वां, 15वां और 16वां, 3 जो लुई रहे हैं उनके बारे में हमें देखना है, और इन तीनों के बारे में देखना है किस तरीके से जो शासन व्यवस्था है वो रही थी। तो देखिए, लुई 14वें के टाइम पर क्या हुआ था कि जो वो लुई 14वां वो अपने आप को क्या बताता, देवतुल्य बताता था, ठीक है। वो दैवीय जो सिद्धांत है उसका प्रयोग करता था, यानी कि देवता ने उसे राज करने के लिए धरती पर भेजा और वो राज करेगा, ठीक है, इसका मतलब ये था। तो लुई 14वां ऐसा करता था, और इसको लेकर जो है वो क्या करता था, राजा की जो असीम जो शक्तियाँ हैं, जो बहुत सारे अधिकार है, यानी कि जो अधिकार जो वो चाहे वो कर सकता था अपने आप को, ये समझता था लुई 14वां। यानी कि एक तरीके से वो अपनी मनमानी कर रहा था। और वो कहता भी क्या था, वो उसका कहना था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी कि जो करना चाहूँगा मैं करूँगा, ठीक है, मैं ही राज्य हूँ। और इसके बाद हमारा जो लुई 15वां है वो आता है, और लुई 15वां जो है, जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती है वैसे वैसे ये जो लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, ये तीनों के तीनों जो है उसी तरीके से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर की जो असीम शक्ति पाने की, यानी कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की, अपने अंडर में सबको रखने की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो लुई 14वें ने जो अत्याचार करे उससे ज़्यादा लुई 15वें ने करे, और लुई 15वें ने जो अत्याचार करे उससे ज़्यादा लुई 16वें ने अत्याचार करे अपनी जनता पर, ठीक है। तो देखिए, लुई 15वां जो है उसका शासनकाल कब से लेकर कब तक का है,
उसका जो शासनकाल है 1715 से लेकर 1734 तक का माना गया है। और इसमें जो है इसने बहुत ज़्यादा जो विलासितापूर्ण जीवन है अपना वो जिया है। अब विलासितापूर्ण जीवन का मतलब है कि ऐशो आराम से भरा हुआ जो जीवन है इसने अपना वो व्यतीत किया। इसे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी जो जनता है, मेरी जो प्रजा है वो ठीक है या नहीं है, किस स्थिति से गुजर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे अपना ऐशो आराम जो है बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके साथ साथ जो लुई जो ये जो 15वां है, इसने अदूरदर्शी और निष्क्रिय जो शासक है वो रहा है अपने समय का ये। अब लुई 16वें के बारे में हम देखेंगे कि लुई 16वां किस तरीके का था। तो देखिए, जो लुई 16वां था वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ, ठीक है। और इस टाइम पर जो है लुई 16वें के वजह से ही क्या हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति है इसी के काल में हुई थी, इसी का विरोध करने के लिए हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो लुई 16वां जो है उसका अगर हम शासनकाल देखें तो 1774 में जो है लुई 16वां उत्तराधिकारी बन जाता है। उत्तराधिकारी का मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, इस तरीके से। तो लुई 15वें के बाद लुई 16वां आता है, कब आता है, 1774 में आता है। और इस टाइम पर जो है इसकी जो शादी वो किससे हुई होती है, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी है मैरी एंटोनेट, इससे इसकी जो शादी है वो हो रखी होती है। और ये जो मैरी एंटोनेट है ये बड़ी विलासितापूर्ण जीवन जीने वाली, यानी कि ऐशो आराम में जीने वाली है, ठीक है। तो इसलिए जब इसकी शादी होती है इस रानी से, इस राजकुमारी से, और वो आती है और वो देखती है कि जो फ्रांस है, फ्रांस की स्थिति अच्छी नहीं है, फ्रांस में जो खजाना है, जो धन का खजाना है वो भी ख़त्म हुआ होता है, ठीक है। तो वो अपने ऐशो आराम किस तरीके से पूरे करे। तो जब भी लुई 16वां अपनी पत्नी की राय लेता है तो वो उसकी पत्नी क्या करती है, हमेशा उसे गलत सलाह देती है जिससे केवल और केवल उसका फ़ायदा हो सके, वो ऐशो आराम में जी सके। तो ऐसी सलाह जो है लुई 16वें की जो वाइफ है वो उसे हमेशा देती है, आपको ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं लुई 16वें की जो वाइफ है वो भी उसे गलत राह पर ले जाने के लिए, और जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये भी है, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान देना है कि जैसे मैंने आपको बताया जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर फ्रांस की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वहाँ पर रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी। वो चीज़ें भी जो है जनता को नहीं मिल रही थी और उसके ऊपर टैक्स जो है उन्हें देना पड़ता था, वो भरपूर टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो है लड़ाई हुई थी। पर ऐसा क्यों खजाना ख़त्म हो गया था फ्रांस का? तो इसके पीछे कुछ रीज़न रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया के साथ जो है फ्रांस का युद्ध हुआ था, साथ में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, और अमेरिका को स्वतंत्र करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए फ्रांस ने युद्ध किया था इंग्लैंड के साथ। अब आप कहेंगे अमेरिका को स्वतंत्र जो है फ्रांस ने क्यों करवाया? क्योंकि मैं आपको बताऊं जो इंग्लैंड और जो फ्रांस है उन दोनों के बीच में क्या थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो जो इंग्लैंड है उसमें वो जीत गया था। अब जो है फ्रांस इंग्लैंड को क्या दिखाना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, और इंग्लैंड किस पे शासन करता है, अमेरिका पे शासन करता था, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है फ्रांस, अमेरिका को बचा लेता है, अमेरिका को स्वतंत्र करवा देता है, और इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए जो ये कदम है वो उठाता है वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उसने बेखाम की जो लड़ाई हो यहाँ पर की अमेरिका के साथ, और इसकी वजह से उसका जो खजाना कम था वो और भी ज़्यादा कम हो गया। क्योंकि कभी भी युद्ध होता है तो आपको पता होगा कि युद्ध में केवल ऐसा तो नहीं है सेना चली जाती है, सेना जाती है तो उसके खान पान की व्यवस्था करना, साथ साथ में रहने की व्यवस्था करना, अगर जो लड़ाई करते समय अगर किसी सैनिक की जो बुरी स्थिति हो जाती है तो जो चिकित्सा सुविधा है, अस्पताल वगैरह है, वो सब कुछ प्रोवाइड करना उसे ये जिम्मेदारी होती है, तभी तो वो युद्ध जीतेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती है एक राजा को जब युद्ध होता है। और युद्ध जो है फ्रांस ने इतने ज़्यादा किए अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, जिसकी वजह से क्या है उसका खजाना ख़त्म होता चला गया और उसकी स्थिति जो है बहुत ख़राब होती चली गई। अब हम देखेंगे सामाजिक परिस्थिति के बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा ये वही पेज यहाँ पे रिपीट हो गया, इसे हम नहीं करेंगे। अब हम सामाजिक जो इसकी परिस्थिति है उसके बारे में देखने से पहले, यानी कि समाज उस टाइम पर कैसा था ये देखना है हमें फ्रांस में। तो अभी हम फ्रांस की स्थिति बात कर रहे हैं, ये किन कारणों से जो फ्रांस है उसमें युद्ध हुआ था, उसमें हमने आर्थिक परिस्थिति देख ली है। अब हमें सामाजिक स्थिति देखनी है फ्रांस की। तो उसमें जैसे मैंने कहा 3 जो वर्गों में डिवाइड था फ्रांस। पहला प्रथम एस्टेट जिसमें हमारा पादरिक वर्ग आता है फ्रांस का, उसके बाद द्वितीय एस्टेट जिसमें कुलीन वर्ग आता है। और मैं आपको बता दूं ये जो दोनों के दोनों जो वर्ग हैं, ये दोनों के दोनों जो वर्ग हैं वो क्या करते थे, वो दोनों के दोनों वर्ग जो है जो तृतीय वर्ग है उसे अपना गुलाम बनाते थे, और ना इन्हें जो है विशेषाधिकार प्राप्त थे कुछ, और ना इन्हें कोई टैक्स देना पड़ता था, बहुत आरामदायी जिंदगी थी इनकी, ठीक है। पर जो तृतीय वर्ग आता है वो क्या करता है,
वो गुलामी झेलता है इन दो ऊपर वाले वर्गों की। और तृतीय वर्ग भी अपने आप में क्या है, 3 एस्टेटों में बटा हुआ था, ठीक है, 3 वर्गों में बटा हुआ था। किस तरीके से, तृतीय वर्ग का जो पहले वाला वर्ग आता है वो उसमें कौन कौन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, जैसे कि बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, अदालती जैसे कि जो वकील वगैरह हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। जो पढ़ा लिखा वर्ग था फ्रांस का तृतीय वर्ग में भी, वो पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता था, किसान और कारीगर। अब इसमें किसान और कारीगर वो किसान थे जिनकी खुद की ज़मीन हुआ करती थी, यानी कि जो मालिक हुआ करते थे, तो यानी कि थोड़े से धनवान थे वो, ठीक है, तो इनकी स्थिति अच्छी थी। पर जो इसका तृतीय वर्ग का भी जो थर्ड वाला ये है, ये बिल्कुल ही गया गुजरा था। इसमें जैसे कि छोटे छोटे किसान आते थे, भूमिहीन जो मजदूर हो गए, नौकर हो गए, वो आते थे, यानी कि जिसके पास जो है खुद की ज़मीन भी नहीं होती थी, वो वर्ग जो है तीसरे वर्ग का थर्ड वाला जो वर्ग है वो ये हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा इसने ही झेला था। पर अगर हम कहें कि दोनों वर्गों में से सबसे ज़्यादा किसने झेला है, तो दोनों वर्गों में से सबसे ज़्यादा जो है ये तृतीय वर्ग जो है इसने झेला, और ये इन दोनों वर्गों की क्या करता था, गुलामी करता था, ठीक है। अब हमने इसकी सामाजिक जो थोड़ी स्थिति है उसके बारे में देख लिया है। अब हम देखेंगे जो ये तीसरा एस्टेट के जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है वो अपनी जो गुलामी है वो झेलते थे। तो तीसरे एस्टेट के जो लोग हैं वो क्या करते थे, उनके ऊपर जो टैक्स है बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, और उसके टैक्स के बोझ के तले वो हमेशा दबे रहते थे। यानी कि जो ऊपर के 2 वर्ग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, वो क्या करेंगे, बैठ के खाएंगे, और उनके पास टैक्स कौन देगा, तीसरा वर्ग देगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो पूरी की पूरी आबादी देखी जाए फ्रांस की, यानी कि पूरी की पूरी जनसंख्या देखी जाए फ्रांस की, तो सबसे ज़्यादा नंबर में जो लोग रहते थे वहाँ पर वो कौन थे, 90% जो लोग थे वो किसान थे। अब आप कहेंगे तीसरा वर्ग इतनी बड़ी संख्या में था तो उसका दबदबा होना चाहिए, पर नहीं, तीसरा वर्ग इतनी बड़ी संख्या में रहता था फ्रांस में, फिर भी क्या है, ज़मीन के जो मालिक किसान हैं उनकी जो संख्या है कम होने के बावजूद भी जो ये ज़मीन के जो मालिक हैं उनका प्रभुत्व रहा था, ठीक है। और इसके साथ साथ पादरी और जो कुलीन वर्ग है उसका प्रभुत्व रहा था, यानी कि पावर रही थी उनके पास। इसके बाद देखेंगे हम 60% जो ज़मीन है वो कुलीन के पास थी, ठीक है। ज़मीन पर एकाधिकार किसका था, एकाधिकार कहें या फिर ज़मीन पर अधिकार किसका था, किसके पास ज़्यादा ज़मीन थी। अब देखो 900 में से 60% जो ज़मीन थी वो कुलीन वर्ग के पास थी, चर्च जो थे उनके पास थी, और तीसरा जो एस्टेट के जो अमीर लोग थे उनके पास थी। जो अभी हमने देखा था कि तीसरा वर्ग भी जो था 3 उसमें बटा हुआ था, और जो अमीर वर्ग था उसके पास क्या थी, जो ज़मीन है वो थी 60% में से कुछ हिस्सा। अगर अब हम देखें तो जो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग है उन पे कुछ जन्मजात जो विशेषाधिकार जो उन्हें प्राप्त थे। यानी कि हमने जो देखा था कि पादरी वर्ग हमारा फर्स्ट एस्टेट है इसका फ्रांस का, और कुलीन वर्ग सेकंड एस्टेट है। अब इनको कुछ जन्मजात जो विशेषाधिकार थे, यानी कि टैक्स लेने के जो विशेषाधिकार थे वो इन्हें प्राप्त थे। कौन कौन से विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त थे, यानी कि किस किस तरीके से टैक्स ले सकते थे। तो इसमें देखिए जो कुलीन वर्ग है वो क्या करता था, वो समानती कर लेता था। अब समानती कर यानी कि कुलीन वर्ग क्या करेगा, जो ये तीसरा एस्टेट है उसे क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। अब सुरक्षा मिल रही है तो तीसरा एस्टेट को क्या करना पड़ेगा, कुलीन वर्ग को टैक्स देना पड़ेगा उस सुरक्षा के बदले में, ठीक है। इस तरीके से लेता था। चर्च यानी कि जो चर्च धर्म के केंद्र हुआ करते थे, यानी कि धार्मिक स्थल था चर्च, फिर उसके बावजूद भी वो क्या करता था, टैक्स लेता था। और वो जो टैक्स लेता था वो धार्मिक कर होता था, और उसका एक नाम था जिसे टाइद कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, चर्च कौन सा टैक्स लेता है, टाइद जो टैक्स है वो चर्च लिया करता था, ठीक है। अब सरकार की बात की जाए तो सरकार कौन सा टैक्स लेती थी, सरकार यानी कि जो हमारा जो पादरी वर्ग था, जो क्या करता था, पूरा सबसे ऊपर था, ठीक है। सरकार जो थी, शासनकर्ता जो था, वो कौन सा टैक्स लिया करता था, वो टाइल जो टैक्स है वो लिया करता था। और इसके साथ साथ टाइल जो टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर होता था, यानी कि डायरेक्ट जो है वो जनता से लेता था। जनता कौन होगी, थर्ड एस्टेट वाली जनता, ठीक है। तीसरा वर्ग जो है वही टैक्स देगा केवल और केवल। तो टाइल जो है वो उससे लिया करता था प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्ट, और जो अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि जनता को बिना दिखाए ही उससे टैक्स लिया जा रहा था। किस तरीके से, जैसे कि जो आम जो रोज़ाना की जो उपभोग की वस्तुएं हुआ करती थी उस पर टैक्स लगा के, जैसे कि नमक है, नमक के उत्पादन पर या नमक पर जो है टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब मान लो जो नमक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम 20 रुपये का नमक आता है और उस पर 5 रुपये का टैक्स लगा दिया जाएगा तो 25 का हो जाएगा। और जब हमें प्राइस बताया जाएगा तो 25 बताया जाएगा, हमें ये नहीं बताया जाएगा कि 5 रुपये का टैक्स लगा है। तो इस तरीके से
इनडायरेक्ट जो है वो भी टैक्स लिया जाता था, और वो किस किस पे लगाया जाता था, नमक, तंबाकू, इन जैसी वस्तुओं पर, रोज़ाना यूज़ करने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। अब हम देखेंगे जो समाज है, समाज का जो आधार रहा है हमेशा से, क्या क्या आधार होता है समाज का, धर्म, न्याय और समानता, ये 3 आधार होते हैं। फ्रांस में उस समय जो स्थिति चल रही थी, उस समय फ्रांस में जो है अगर हम देखें, धर्म के स्थान पर अधर्म आ गया था, न्याय के स्थान पर अन्याय जो है उसकी व्यवस्था हो गई थी। किस तरीके से अधर्म कैसे आया था, चर्च भी जो है वो क्या लेता, टैक्स लेता था, ठीक है। अन्याय किस तरीके से आया था, अन्याय किया जाता था ना, 3 वर्ग है उसमें से केवल तीसरा वर्ग ही क्या करेगा, टैक्स देगा, ठीक है। और 2 जो ऊपर के वर्ग हैं उन्हें विशेष अधिकार दे रखे थे, यानी कुछ खास अधिकार दे रखे थे, टैक्स लेने के अधिकार दे रखे थे, ठीक है। और असमानता तो हमें भरपूर दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये जो है ऐसी स्थिति हो गई थी। और अब क्या है, अब जो है फ्रांस की जो जनता है, तीसरा वर्ग, कब तक अपने ऊपर जो गुलामी है वो सहेगा, कभी ना कभी तो आवाज़ उठाएगा। वही काम उसने किया, ठीक है। अब हम इसकी जो आर्थिक परिस्थिति है, हमने सबसे पहले राजनीतिक जो परिस्थिति थी वो देखी थी, अब हम आर्थिक परिस्थिति देखेंगे। तो आर्थिक यानी कि आर्थिक तौर पर किस तरीके से जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी फ्रांस, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि फ्रांस का जो आर्थिक संकट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था उसके ऊपर, ठीक। किस तरीके से जो राज्य जो था उसके पास, जो राज्य का दिवालियापन निकल गया था। दिवालियापन का मतलब है कि राज्य के पास बहुत मुश्किल से कुछ बचा हुआ है खर्च करने के लिए, तो इतनी बुरी स्थिति आ गई थी उसके पास। और जो लुई 14वां है उसने बहुत सारे जो है लगातार युद्ध करे थे, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति जो है वो हुई थी। इसके साथ साथ जो लुई 16वां है उसके शासनकाल में क्या है, अमेरिका को स्वतंत्र करवाया गया था, और जिसकी वजह से जो है फ्रांस को क्या है 10 अरब लिरवे जो है उसकी जो मार है वो झेलनी पड़ी थी। 10 अरब लिरवे जो है उस टाइम पे फ्रांस की जो मुद्रा है वो हुआ करती थी लिरवे, तो 10 अरब की जो लिरवे है उसकी मार झेलनी पड़ी थी, यानी कि 10 अरब लिरवे का नुकसान हुआ था फ्रांस को। अब चलिए आगे देखते हैं कि फ्रांस की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, और उसके बावजूद जो है कैसे बढ़ रही थी, अगर हम देखें तो 1715 में फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 2.3 करोड़ थी, और अगर 1789 में देखें तो ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। इस तरीके से लगातार जो है फ्रांस की जनसंख्या बढ़ रही है, पर जो एक तरीके से देखें फ्रांस का जो एक तरीके से देखें जो उसका खजाना है, पैसों का खजाना है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम रह गया था। तो जनसंख्या बढ़ेगी और राजा के पास भी धन नहीं होगा, और राजा जो है उसको लेकर अपनी जनता, क्योंकि जनता जो है अगर उसकी जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने का मतलब ये नहीं केवल जनसंख्या बढ़ रही है, उसके पीछे जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, जैसे कि खाने के लिए, रहने के लिए क्षेत्र भी चाहिए उस जो जनता, जो एक्स्ट्रा जनता आ रही है, ठीक है, उसको तो जो ये राजा है ये कोई ध्यान नहीं दे रहा था इस तरफ, और इस तरीके से जो जीविका संकट है वो उत्पन्न हो गया था। जीविका संकट का मतलब ही होता है कि जीवन यापन करने के लिए जो धन चाहिए, जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसकी सुविधा भी जो है उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। तो जीविका संकट उत्पन्न हो गया था फ्रांस में। अब इतनी बुरी स्थिति होगी तो कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा, और इसी के लिए जो है फ्रांस की जनता जो है वो आवाज़ उठाने के लिए खड़ी हो जाती है, ठीक। और ये सारे कारण जो हैं ये मेन रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक तत्कालिक जो कारण है वो भी रहा है। क्या रहा है तत्कालिक कारण, वो ये रहा है कि जो आर्थिक व्यवस्था है उसे ठीक करने के लिए जो इसका राजा होता है, यानी कि लुई 16वां होता है, वो क्या करता है अपने मित्रों से, अपने जो विमर्श देते हैं, परामर्श देते हैं, उन मित्रों से क्या करता है, बातचीत करता है, और वो उसे सलाह देते हैं कि तुम क्या करो, तुम जो है जो ये एस्टेट हैं, यानी कि जो हमने देखा था ये 3 एस्टेट हैं, तो उसमें सबसे ऊपर तो खुद वो राजा आता है, फिर यहाँ पर और ये, तो वो कहते हैं कि कर बढ़ा दो, इसके साथ साथ जो विशेषाधिकार दूसरे वर्ग को दे रखा है उसे हटाकर उससे भी जो कर है वो लेना स्टार्ट कर दो, इससे क्या होगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ऐसी जो सलाह वो दी जाती है लुई 16वें को, और उसी को लेकर वो क्या करता है, वो कदम उठाता है, ठीक। तो इस टाइम पर हम देखेंगे जब वह कर बढ़ाने की बात करता है लुई 16वां, तो उस टाइम पर जो फ्रांस की जनता का जो तीसरा वर्ग हमने देखा था, यानी कि जो लास्ट वाला वर्ग हमने देखा था, वो क्या करता है, अपनी खुद की एक सभा बना लेता है, जिसे क्या है एस्टेट जर्नल बैठक कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, ठीक। तो ये इसके कारण रहे हैं मेन। अभी हमने जितने कारण देख लिए, कारण पूछे जाते हैं तो ये मेन कारण आ जाएंगे, और इसी से आपके जो MCQ क्वेश्चन वगैरह यहाँ से निकल जाएंगे बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ये हुआ था
जो हमने अभी देखा कि जो कर बढ़ाने की सलाह है लुई सोलवे को दी जाती है। जब लुई सोलवा जो है कर बढ़ाने के लिए, फ्रांस में एक रूल था कि जब भी जो सरकार है, जो राजा है, उसे कर बढ़ाना है तो उसे तीनों एस्टेट की सलाह लेनी पड़ेगी। 3 जो एस्टेट थे तीनों की सलाह लेनी पड़ेगी, यानी कि बैठक करनी पड़ेगी। तो लुई सोलवा क्या करता है, बैठक बुलाता है। और लास्ट टाइम वो बैठक कब बुलाई गई थी, 1914 में बुलाई गई थी। केवल कर बढ़ाने के लिए बैठक नहीं बुलाई जाती थी, कोई भी फैसला लेना है सरकार को, कुछ भी फैसला लेना, कुछ भी निर्णय लेना है, उसके लिए सरकार को तीनों की सलाह लेनी पड़ती थी, यानी कि एक तरीके से वोट करवाया जाता था तीनों से उस फैसले को लेकर। तो 1614 में जो है लास्ट टाइम बैठक बुलाई गई थी। और उसके बाद सीधे कब है, अब 175 वर्ष के बाद जो है 5 मई 1789 को जो है दोबारा से जो है ये बैठक बुलाई जाती है। वो भी किसको लेकर, कर बढ़ाने को लेकर, टैक्स बढ़ाने को लेकर जो है बैठक बुलाई जाती है। तो इसमें हमें जो एक गड़बड़ी जो यहाँ पर देखने को मिलती है कि ये जो बैठक रही है, इस बैठक की वजह से क्या हुआ था कि जो फ्रांस की जनता है, जो तीसरा वर्ग है, वो क्या करता है, अपनी आवाज़ उठाता है। और अब से क्या होगा, जो फ्रांस में लुई सोलवे है उसके शासन को क्या पड़ेगा, एक तरीके से चुनौती दी जाती है। किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से फ़र्क पड़ा, अभी हम एक थोड़ा सा एक हमें इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है यहाँ पर। जो ये बैठक बुलाई जाती है, जैसे मैंने कहा आपको, ये तीनों के तीनों जो वर्ग हैं उनसे बैठक बुलाई जाती है। तो देखिए ये तीनों के तीनों जो वर्ग हैं, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया और तीसरा वर्ग। तीनों के तीनों वर्ग के जो सदस्य हैं वो कितने कितने थे, इस वर्ग से 300 सदस्य आते थे, ठीक है, इस वर्ग से भी 300 सदस्य आते थे, और ये जो थर्ड वर्ग था इससे 600 सदस्य आते थे। अब आप कहेंगे 600 सदस्य आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके पक्ष में ही फैसला होगा, पर ऐसा नहीं था। अब देखो पहले के जो दो ऊपर के वर्ग थे वो हमेशा एक साथ रहते थे, क्योंकि उन्हें क्या है, इससे फ़ायदा होता था। अब कर बढ़ाने की बात है, अगर मानो तीसरे एस्टेट पर कर बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि तीसरे एस्टेट के लोग कर उनके ऊपर ज़्यादा लगाया जाएगा, तो क्या होगा, तो देखो हर किसी को जो है, ये जो 300 600 जो ये सदस्य आते थे, हर कोई जो है मिलकर एक वोट दे सकता था। यानी कि ये फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे, फर्स्ट वर्ग के जो लोग थे, केवल एक वोट दे सकते थे, ठीक है। दूसरा एस्टेट का जो वर्ग था वो भी केवल एक वोट दे सकता था, और तीसरा एस्टेट का जो वर्ग था वो भी केवल एक ही वोट दे सकता था, चाहे 600 उसके टोटल मेंबर आते हों। यानी कि हर किसी को एक वोट देने का अधिकार था बस। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, अगर कोई भी फैसला लेना है और उसमें ये दोनों के दोनों वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग ऐड हो जाते हैं, तो टोटल वोट उनके 2 निकल के आ जाएंगे, और ये अपने आप में अकेला रह जाएगा, और इस वजह से हमेशा इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला लाद लिया जाएगा। और यही चीज़ जो है तीसरे वर्ग के जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझने लग गए थे। अब उन्हें ऐसा लगा कि कोई भी फैसला होगा, चाहे हम खुश हों, नाराज हों, कुछ भी हो, हमने चाहे अपना वोट दिया हो, फिर भी क्या होगा, हम हार ही जाएंगे, ठीक है, हमारे ऊपर लाद ही दिया जाएगा जो भी फैसला होगा। तो इसको लेकर वो क्या करते हैं, इसको लेकर विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब हर एक व्यक्ति एक एक वोट देगा, यानी कि 600 मेंबर आए हैं तो 600 के 600 मेंबर जो हैं 600 वोट देंगे, इस तरीके से होना चाहिए। पर ये जो बात है उनकी नहीं मानी गई, और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो तीसरा स्टेट है वो क्रोध में भर के अपनी एक नेशनल असेंबली बना देता है। और किस डेट को बनाता है, 20 जून को बनाता है, ठीक है। तीसरा एस्टेट के जो मेंबर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपनी एक नेशनल असेंबली बना देते हैं। राष्ट्रीय सभा भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है, नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली जो बनाई थी तीसरे एस्टेट के पढ़े लिखे वर्ग ने, उनका मानना था कि ये नेशनल असेंबली तब तक भंग नहीं होगी जब तक क्या है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस का जो सम्राट है लुई सोलवा, उसकी शक्ति कम ना हो जाए, और एक ऐसा संविधान हम ना बना दे जिससे कि लुई सोलवे की जो शक्ति है वो कम की जा सके। तब तक जो है ये जो नेशनल असेंबली है वो भंग नहीं होगी, ये नहीं टूटेगी तब तक, ठीक है। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने समझाने की कोशिश की, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम चैप्टर को कवर करेंगे और जो बाकी बचा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ और भी जो सिविक्स वगैरह है वो उनके चैप्टर्स भी करवाए जाते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।